नमस्कार। आज मैं आपके सम्मुख असगर वजाहत जी की मेरी प्रिय कहानियाँ पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। इससे पहले कि मैं इस पुस्तक में से उनकी पसंद की कई सारी कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करूँ, मैं उनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण और विस्तृत भूमिका आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। देखिए भूमिका में वो क्या कहते हैं। सबसे पहले आपसे माफ़ी मांग लूं क्योंकि मेरी कहानियाँ चिकनी, चुपड़ी, सुडौल, सुंदर, आकर्षक, संवेदना से सराबोर नहीं हैं। ये खुरदरी, ऊबड़-खाबड़, उल्टी-सीधी और कभी-कभी भयानक निराशा पैदा करने वाली कहानियाँ हैं। अगर आप केवल सुंदर कहानियाँ पढ़ते हो तो इन्हें न पढ़ें, आपको निराशा होगी और मुझे भी। मेरे इस बयान का यह मतलब हरगिज़ न निकालें कि मैं अपनी तारीफ आप कर रहा हूँ। एक ज़माना था जब मैंने संबंधों, कोमल संबंधों और भावनाओं, रिश्तों और उसके विघटन की कहानियाँ लिखी थीं, पर जल्दी ही मैं उस दौर से उबर आया। संबंधों पर लिखी मेरी एक कहानी धर्मयुग में 1968 में छपी थी। उस समय धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती ने उसे पसंद किया था। दूसरी कहानी जो उन्हें भेजी थी वह ज़मीनी यथार्थ की कहानी थी। भारती जी का जवाब आया कि इस नई कहानी में पुरानी कहानी जैसी सुगंध नहीं है। यह इशारा था कि मैं सुगंधित कहानियां लिखा करूं। पर पता नहीं क्या था और है मेरे अंदर कि मैं सुगंधित कहानियां लिख ही नहीं, पढ़ भी नहीं सकता। अगर कहीं मजबूरी में सुगंधित कहानियां सुननी पड़ती हैं तो मेरा दिमाग अपने आप बंद हो जाता है और अपने ऊपर शर्म आती है। कोई 1963-64 की बात रही होगी। मैं अपने शहर फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया था। फतेहपुर के गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने हाई स्कूल की परीक्षा, बड़े आश्चर्य की बात है कि बिना एक भी बार फेल हुए पास कर ली थी। इस पर सबसे ज़्यादा आश्चर्य मुझे ही था, पर मुझे वजह मालूम थी। अगर सामने की सीट पर बैठे एक दबंग किस्म के छात्र ने मेरी मदद न की होती तो शायद मैं आज तक हाई स्कूल पास न कर सका होता। बहरहाल वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। फतेहपुर में मैं काफ़ी नियंत्रण में रखा जाता था। खेलने वेलने की इजाज़त तो थी, पर दो बातों की सख्त मनाही थी। पहली चित्रकारी करने की और दूसरी देर से घर लौटने की। इन दोनों के लिए अक्सर पिटाई भी हो जाती थी और मैं तौबा तिल्ला कर लिया करता था। मेरी रुचि इस जमाने में साहित्य में न थी। मैं खिलाड़ी था, हाई क्रिकेट टीम में था। घर में अम्मा को पुरानी दास्तानें जैसे तिलिस्मे, होशरूबा, फसाने आज़ाद और जासूसी किताबें जैसे जासूसी दुनिया पढ़ने का शौक था और कभी-कभी किसी किताब से कोई दिलचस्प अंश सुना दिया करती थी। अम्मा की देखा देखी अब्बा को भी दास्तानों के कुछ हिस्से पढ़ने में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। ये उसी ज़माने की बात है जब पता नहीं क्यों, शायद अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए, मैंने कुछ हास्यजनक पंक्तियाँ लिखकर अपनी अम्मा को दिखाईं जो उन्हें पसंद आईं। जैसा कि जवान और बेवकूफ़ लोगों के अंदर गलत फहमियाँ होती हैं, वैसे ही मेरे अंदर भी थी। जैसे एक गलत फहमी यह थी कि मैं खूबसूरत और स्मार्ट हूँ। दूसरी ये कि अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। मान लीजिए फसाने आज़ाद की लोग इतनी तारीफ करते हैं, इस पर जान देते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। या इस ख़यालात के हो गए थे कि सब जो कहें, सब जो करें, सब जिसे माने उसे तुम न मानो। यानी मैं अपनी ढपली और अपना राग वाली लाइन पर निकलना चाहता था। लोग कहते कि ताजमहल बहुत खूबसूरत इमारत है। मैं कहता हरगिज़ नहीं, बहुत मामूली और स्टीरियोटाइप किस्म की इमारत है, बस पैसा खूब लगाया है। इस तरह ज़हन रखने वाले को ज़ाहिर है, इस तरह का ज़हन रखने वाले को ज़ाहिर है, साहिर लुधियानवी की नज़्म ताजमहल कितनी पसंद आती होगी, इसका अंदाज़ लगाया जा सकता है। ताजमहल को मैं कुछ नहीं समझता था। मैं कहता कि उसमें ऐसा क्या है, महज 4 दीवार, 4 मीनारें और उसके बीच एक मकबरे जैसी इमारत, संगमरमर की हो या सोने की, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये सब मैं कहा करता था और उस वक्त तक मैंने ताजमहल देखा नहीं था और न दिल में कोई इतनी बड़ी ख्वाहिश थी।
बहुत बाद में, यानी 26-27 साल का होने के बाद बस यूं ही ताजमहल देखने चला गया था, ये सोचकर कि इसे मैं रिजेक्ट तो बरसों पहले कर चुका हूं, अब एक औपचारिकता रह गई है। ताजमहल देखा तो अपने को बेवकूफ, जिद्दी और हद से ज्यादा लीक से हटकर चलने वाली प्रवृत्ति का शिकार पाया। घर के सख्त और पाबंदियों वाले माहौल से निकलकर अलीगढ़ गया तो आज़ादी ही आज़ादी थी। बेवकूफ़ होने की वजह से ये लगता था कि क्लास में टीचर जो पढ़ा रहे हैं मुझे सब आता है। नतीजा जो निकलना था वही निकला। एक तो साइंस की पढ़ाई, दूसरे अपनी लियाकत के बारे में हद दर्जे की गलत फहमियाँ। नतीजतन मैं पढ़ाई में लुढ़कता चला गया। जो जैसा होता है उसे दोस्त भी वैसे ही मिलते हैं। मुझे अलीगढ़ में मिले मुज़फ़्फ़र अली, जो आज एक मशहूर फिल्मकार और मीडिया हस्ती हैं। दूसरे दोस्त मिले शकील अहमद, जिनका अब कोई पता नहीं। तीसरे मिले शेख मोहम्मद अकबर सलीम। इनके बारे में भी लाख कोशिश करने के बावजूद पता नहीं चल सका कि आजकल कहाँ हैं। लोग कहते हैं मिडिल ईस्ट में हैं, ज़रूर होंगे। हम सब पढ़ाई में, ख़ास तौर पर साइंस की पढ़ाई में बेहद कमज़ोर थे। अपने बारे में गलत फहमियाँ थीं, ख्वाब देखने के बेहद आदी थे, अपनी अलग दुनिया बसा रखी थी। दूसरों से न बहुत लेना था न देना, खूब सिगरेटें पीते थे, उर्दू शायरी के रसिया थे, ख्वाब देखा करते थे, लड़कियों में बेहद दिलचस्पी थी। करियर के बारे में कोई फिक्र न थी। चांदनी रातों में मजाज की नज्म आवारा गाते घुमा करते थे। थोड़ा थोड़ा मैं नौशी का भी शौक पैदा हो गया था। हॉस्टल में खुदा के वजूद के बारे में गर्मा गर्म बहसें हुआ करती थी। एक ग्रुप ये मानता था कि खुदा है, दूसरा मानता था नहीं है। जो ग्रुप ये मानता था कि खुदा नहीं है, उसके तर्क मुझे ज़्यादा मजबूत लगते थे और मैंने भी यह मानना शुरू कर दिया था कि खुदा नहीं है। लेकिन दोस्तों में सबसे ज़्यादा संकोची होने की वजह से कभी अपने ख्यालात का पूरी तरह इजहार नहीं करता था। हम सब अपने को आर्टिस्ट मानते थे। पेंटिंग करने के लिए यूनिवर्सिटी की हॉबीज वर्कशॉप जाया करते थे। उल जुलूल किस्म के कपड़े पहनते थे। 4 मीनार सिगरेट की राख रम के ग्लास में डालकर पीते थे और समझते थे कि उससे नशा ज़्यादा होता है। इसी माहौल में मैंने किसी दोस्त से एक सच्चा वाकया सुना, बहुत अच्छा लगा। मैंने उस पर उर्दू में एक कहानी, वह बिक गई, लिख मारी और लेखक के तौर पर अपना नाम ए हमीद की टक्कर में ए वजाहत रखा। हमारे हॉस्टल से मेरठ के जैदी साहब, जो अब बहुत बड़े बिल्डर हैं, एक अखबार शहरे तमन्ना नाम का निकाला करते थे। उन्हें कहानी छपने के लिए दे दी। जैदी साहब ने कहा, यह नाम कुछ ठीक नहीं लगता है, तुमने ए हमीद की नकल में रखा है, तुम पूरा नाम दो अपना। मैं दूसरों की बातों को बहुत आसानी से मान लेता हूँ, या कभी नहीं मानता तो बिल्कुल नहीं मानता। मैंने जैदी साहब की बात मान ली और ए वजाहत बने बगैर असगर वजाहत हो गया। कहानी छपी, लोगों ने पसंद की। मंडली ने भी कहा, यार अच्छा है, तुम उल्टी सीधी शायरी करने के बजाय कहानियां लिखा करो। इस जमाने तक मैं यूनिवर्सिटी के युवा प्रयोगधर्मी शायरों के हलके में आ चुका था। मेरे पास एक डायरी हुआ करती थी जिसमें उर्दू में लिखी नज़में होती थीं, यानी साहबे बयाज शायर था, तो शायरी छोड़कर कहानियां लिखने लगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1968 में मेरी एक सुगंधित कहानी धर्मयुग में छप चुकी थी और यह आशा की जा रही थी कि मैं उसी तरह की सुगंधित कहानियां लिखूं। लेकिन मैं तो सामाजिक यथार्थ से टकरा गया था और बड़े मसले मुझे अपनी तरफ घसीट रहे थे। इसलिए सुगंध पीछे रह गई और दुर्गंध कहानियों में आती चली गई। 1972-73 के बीच मैंने केक कहानी लिखी। मैं इसे एक तरह का प्रस्थान बिंदु मानता हूँ। यह कहानी उस समय बहुत पसंद की गई थी और कई संग्रहों में शामिल है। भीष्म साहनी ने साहित्य अकादमी के लिए जो हिंदी कहानी चयन किया, उसमें भी यह कहानी प्रकाशित है। शायद इस कहानी में यथार्थ के वे सारे विस्तार बिंदु बहुत सूक्ष्म रूप से आए हैं, जो बाद में मेरी कहानियों का प्रमुख आधार बने हैं। बहरहाल, इस कहानी की इतनी प्रशंसा होने के बाद मेरे सामने 2 रास्ते थे। पहला और सीधा, सरल, सुरक्षित रास्ता यह था कि मैं इसी तरह की कहानियां लिखता रहूं और नाम कमाता रहूं। दूसरा यह था कि अपने को बदलूं और कुछ नया तलाश करूं।
दूसरा रास्ता मुझे ज़्यादा पसंद आया। टेढ़े रास्ते पर चलने, जोखिम उठाने और कुछ नया करने की अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण मैंने सुरक्षित रास्ते पर चलने वाली बात छोड़ दी। मुझे यह भी लगता है कि सुरक्षित रहना मौत को दावत देने के बराबर होगा, और वे लेखक जिन्होंने सुरक्षित रहने की कोशिश की है, वे तमाम नाम, ख्याति और धन कमाने के बावजूद खत्म हो गए हैं या हो रहे हैं। उन दिनों दिल्ली का साहित्यिक माहौल बहुत क्रांतिकारी हुआ करता था। नक्सलवाद एक सैद्धांतिक चुनौती के रूप में अपना स्थान बना चुका था। सभी युवा कवि लेखक नक्सलवादी थे। मैं नहीं था, क्योंकि मैं उससे सहमत नहीं था। वर्ग संघर्ष से तो सहमत था, पर रणनीति और कार्य पद्धति से नहीं। बहरहाल उस जमाने में मुर्दाबाद वगैरह वगैरह कहानियां लिखी। मैं छोटी लघु व्यंग्य कथाएं पहले भी लिख चुका था, जो कमलेश्वर ने अपनी पत्रिका इंगित में प्रकाशित की थी। वह शायद 1966-67 की बात होगी। इन दिनों कमलेश्वर दूरदर्शन में पटकथा लेखक के तौर पर काम करते थे। यह उनके सारिका जाने से 5-6 साल पहले की बात है। इमरजेंसी में सेंसर का इतना डर और जेल जाने का ऐसा खतरा था कि कुछ महीने तक तो कुछ समझ में ना आया कि क्या करें। सीपीआई इमरजेंसी का समर्थन कर रही थी। मेरे कुछ दोस्त सीपीआई में थे। वे रोज सुबह सुबह आ जाते और इमरजेंसी के पक्ष में बातें करने लगते। उनसे असहमत होने का मतलब अपने लिए मुसीबत खड़ी करना था। वे कभी कभी इमरजेंसी के सपोर्ट में पर्चे भी ले आते थे और कहते थे, इस पर दस्तखत कर दीजिए। उन्हें बड़ी मुश्किल से टालना पड़ता था। एक रात मैंने पता नहीं कैसे जंगल और जानवरों की कुछ लघु कथाएं लिखी। ये कथाएं पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को दिनमान के कार्यालय में दिखाई, उसके बाद रघुवीर सहाय जी को भी दिखाई। उन्होंने कहा, अच्छी हैं, पर हम दिनमान में तो नहीं छाप सकते, क्योंकि यह समाचार पत्रिका है। दरअसल मैंने उन्हें छापने के लिए तो दी भी नहीं थी। अगले दिन सीपीआई वाले मित्र आए तो मैंने उन्हें जंगल और जानवरों की कहानियां सुना दी। ये पंचतंत्र शैली में प्रतीकात्मक ढंग से लिखी राजनैतिक कहानियां थीं, जिनमें इमरजेंसी और तानाशाही का विरोध था, पर सब कुछ प्रतीकों और बिंबों में था। सीपीआई वाले मित्र समझ सब गए, पर कह कुछ न सके, चले गए, और फिर उन्होंने मुझे परेशान करना बंद कर दिया। ये कहानियां इमरजेंसी के दौरान ही सव्यसाची ने अपनी पत्रिका उत्तरार्ध में प्रकाशित की थी। इस तरह लघु कथाएं लिखने का दौर शुरू हुआ था, जो आज तक जारी है, लेकिन तरीका, ढंग, स्टाइल और लघु कथा के टूल बदलते रहते हैं। इमरजेंसी के बाद जो हालात पैदा हुए, उसमें विद्रूपता और मूल्यहीनता, सत्ता लोलुपता, सिद्धांतहीनता का जो दौर शुरू हुआ, वह भी अजीब था। संपूर्ण क्रांति की परिणति संपूर्ण कंफ्यूजन में हो गई थी। जनता को पूरी तरह ठग लिया गया था। बुद्धिजीवी फिर निराशा के गहरे दलदल में चले गए थे। इतने बड़े परिवर्तन के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, सब कुछ, मतलब समाज की दशा और दिशा वही थी। हाँ, पाबंदियां नहीं थी, पर पूरी लड़ाई केवल सेंसर और बोलने की आज़ादी के लिए तो नहीं थी। उसमें और भी बहुत कुछ था। इस सामाजिक विद्रूपता के कारण मेरी कहानियों में कॉमिकल त्रासदी के तत्व अपने आप घुसते चले गए। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपने एक भाषण में मेरी कहानी चंद्रमा के देश में के संदर्भ में इसी तत्व का उल्लेख किया है। कॉमिकल ट्रेजेडी की अप्रोच मुझे बहुत सूट करती है, क्योंकि यह मेरे व्यंग्य को और तीखा करती है। व्यंग्य को मैं अपने लेखन का और कहें तो व्यक्तित्व का एक ऐसा तत्व मानता हूँ जिसके बिना मैं अधूरा हूँ। जो लोग मेरे बहुत निकट हैं वे जानते हैं कि व्यंग्य मुझे कितना प्रिय है, और इस व्यंग्य में कॉमेडी जुड़ जाए तो कहना ही क्या। कॉमिकल ट्रेजेडी मुझे इसलिए भी पसंद है कि इसमें नाटक के तत्व बड़ी आसानी से जुड़ जाते हैं, और चूंकि कहानीकार होने के साथ साथ मैं नाटककार भी हूँ, इसलिए आकर्षित करती हैं। अभी मैं हिंदू हूँ और मुश्किल काम को मंचित किया गया है। मैं यह मानता हूँ कि जीवंतता के लिए नाटकीयता एक बहुत आवश्यक तत्व है। मैं कहानियों में पूरी तरह नाटकीय तत्वों के समावेश का प्रयास करता हूँ। जहाँ जहाँ यह कामयाबी से हो जाती है, वहाँ वहाँ पाठकों को रचना पसंद आ जाती है। मैं अपने सामने आने वाले धुंधलके को
मैं अपने सामने आने वाले धुंधलके को सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरी कहानियों में समय और समाज नायक बनकर उभरे हैं। अब कहानियों में जो पात्र हैं उन्हें पात्र की परंपरागत परिभाषा में नहीं रखा जा सकता। अब वे समाज और समय का एक रूप हैं। आप उन्हें चाहें तो टाइप पात्र कह सकते हैं, पर वे टाइप इसलिए नहीं कि उन्हें बताने में यथार्थ को विस्तार दिया गया है। यानी वे अपने ग्रुप या समूहों का प्रतिनिधित्व तो करते हैं, पर वे स्वयं फैंटेसी के साथ दूसरे काव्य उपकरणों से इस तरह सज्जित हैं कि पुराने टाइप पात्रों जैसे नहीं लगते। उदाहरण के लिए, ड्रेन में रहने वाली लड़कियां में लड़की लड़कियों का प्रतिनिधित्व तो करती है, पर उसका पूरा संसार गंदे नाले के अंदर है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि मैं हिंदी के उन चंद कहानीकारों में से हूँ जिनके बारे में बहुत कम लिखा गया है, जिनकी बहुत कम समीक्षा छपी है, जिन पर बहुत कम लेख छपे हैं, बहुत कम साक्षात्कार छपे हैं, जिनकी किताबों का लोकार्पण नहीं हुआ, जिनकी कभी षष्ठी पूर्ति नहीं मनाई गई, हालांकि वे 60 पार कर चुके हैं। ऐसी सुखद स्थिति पैदा हो जाने के कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि मैंने अपने लेखन और प्रायोजित छद्म को थोड़ा अलग रखने की कोशिश जारी रखी है। यानी किताबें छपकर आती हैं तो मैं समीक्षा के लिए पत्र नहीं लिखता, लोकार्पण नहीं कराता, समीक्षाएं जहां जैसी छप जाती हैं उन पर प्रतिक्रियाएं नहीं करता। बहरहाल जो भी हो, मैं अपनी इस स्थिति से संतुष्ट हूँ। आप इसे 2 नावों पर सवारी करने वाली बात कह सकते हैं, और ऐसा आदमी डूबता है, लेकिन मुझे अपने पाठकों पर भरोसा है, वे मुझे डूबने नहीं देंगे। इमरजेंसी काल में मेरे लिए यह संभव नहीं था कि स्त्री पुरुष संबंधों की शाकाहारी कहानियां लिखने लगूं या सौंदर्य शास्त्र में डुबकी लगा जाऊं। अब मुसीबत यह थी कि इमरजेंसी के हालात पर कहानी लिखने का मतलब जेल जाने जैसा था, और जाहिर है जेल जाने से डर लगता था। जब सीधी बात कहने का अवसर नहीं होता तो कविता के उपादान कहानी को एक नए धरातल तक ले जाते हैं। अभिव्यक्ति सशक्त होती है और लेखक बड़ी हद तक सुरक्षित रहता है। अभिव्यक्ति सशक्त होती है और लेखक बड़ी हद तक सुरक्षित रहता है। मेरा लघु कथा लिखने का यह पहला दौर था। इस दौर की लघु कथाओं में कुछ प्रतीकात्मक लघु कथाएं हैं, कुछ बहुत हद तक पंचतंत्र की कहानियों की शैली में लिखी गई हैं। इसके बाद मेरे लघु कहानी लेखन में एक नया मोड़ आता है। बहुत रोचक बात है, लेकिन पता नहीं तारों को कैसे मिलाया जाए। मैंने पहली कहानी वह बिक गई 1965 के आसपास लिखी। यह पूरी कहानी संवादों में थी, जिसके बाद 1989-90 के आसपास संवादों में लघु कथाएं लिखने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप हरिराम और गुरुदेव सीरीज की कहानियां हैं। इन कहानियों का अनुवाद अंग्रेजी के अलावा कई भारतीय भाषाओं में हुआ और लोगों ने इन्हें पसंद किया। संवाद में लघु कथा का सिलसिला चलता रहा। 1992 में मैं 5 साल के लिए बुदापेस्ट चला गया। बुडापेस्ट मैंने पढ़ा है, ये पहले जो मेरे जहन में उच्चारण है। हंगेरियन साहित्य और समाज से परिचय हुआ, जिसका असर मेरी लघु कथाओं पर पड़ा। हमारे देश में जो इमरजेंसी आई थी और जल्दी ही चली गई थी, लेकिन हंगरी में इमरजेंसी काल बहुत लंबा और दर्दनाक था। उन हालात में हंगेरियन लेखकों ने नए नए तरीके अपनाए थे। अपने समय और समाज को सामने लाने के लिए जिन शैलियों और भाषा रूपों का सहारा लिया था, वे बहुत रोचक हैं। टीपी देव की कहानियां मैंने बुदापेस्ट में ही लिखी थी। दरअसल समस्या यह है कि आज हमारे चारों तरफ जो हो रहा है वह बड़ा अविश्वसनीय लगता है। कभी कभी यह ख्याल आता है कि यह सब गलत है। इतना भयंकर, इतना क्रूर, इतना निर्मम, इतना लालची, घोर स्वार्थी, मर्यादा और संस्कारहीन, पशु से भी गिरा हुआ आदमी कैसे हो सकता है। पर फिर यह भी ध्यान आता है कि जो कुछ हो रहा है वह सच्चाई है। हम पतनशीलता के ऐसे दौर में आ गए हैं जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। हम इतने हिंसक हो गए हैं, इतने क्रोधी, इतने लालची हो गए हैं कि हमारे लिए बड़े से बड़ा अपराध या हत्या कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि मजाक है। लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती तो शायद कभी न रही होगी, या कभी सोचा न गया होगा कि ऐसा
हो सकता है। इस स्थिति में शब्द कहाँ तक साथ देंगे? अभिधा से तो काम चल नहीं सकता। सब शब्द बौने हो गए हैं और छोटे पड़ गए हैं। छद्म, तमाशा और छलावा हमेशा से चुनौती रहे हैं, लेकिन हमारे समाज का छद्म बेमिसाल है। जो आदमी जो कह रहा है उसका वह अर्थ ही नहीं है जो निकल रहा है, बल्कि जो नहीं निकल रहा है वही अर्थ है। इतने जटिल यथार्थ को देखने के लिए हंगरी कथाकार आर्केन्य का तरीका अपनाना पड़ेगा। जब शब्द कम पड़ने लगते हैं तो शब्दों को मारना पड़ता है ताकि नए शब्द जन्म ले सकें। शब्दों को मारने से एक उलझाव पैदा होता है, पर शायद वही सुलझाव है। यह उलझाव रूपी सुलझाव और बढ़ जाता है जब शब्दों के साथ विश्वास, आस्था, दर्शन आदि परिभाषाएं भी बदल जाती हैं। मैं दूसरों की बात नहीं कहता, मुझे यह ज़रूर लगता है कि मैं अपने समय और समाज को उसकी पूरी जटिलता के साथ नहीं समझ पाता। जितना समझ पाता हूँ उतना ही और उलझता चला जाता हूँ, और जो दिखाई देता है उसके लिए शब्द नहीं मिलते। उदाहरण के लिए हिंसा, और विशेष रूप से सांप्रदायिक हिंसा का जो रूप हमारे यहाँ आजकल देखा जाता है, उसका चित्रण कैसे किया जा सकता है? मंटो ने धर्मांधता और सांप्रदायिकता में आदमी को जानवर बनते देखा था। आज यह प्रक्रिया उतनी सरल नहीं रही। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि धीरे धीरे पिछले 50-60 साल में इतना भयावह बदलाव आ चुका है कि लोगों की संवेदना कुंठित हो गई हैं। आप लिखते हैं, उससे असर होगा, प्रभाव पड़ेगा, पर उस समाज में जहां रोज लोग जला दिए जाते हैं, सैकड़ों बेसहारा गरीब रोज सड़कों पर मर जाते हैं, चंद रुपयों के लिए हत्याएं होती हैं, इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं बची है। रोते रोते आंखों के आंसू तक सूख जाते हैं और हम लेखक, कलाकार आंखें नम करने की कोशिश करते हैं। ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में लड़कियों को लकड़ियां ही लिखा जा सकता है। कितनी बड़ी बात है। शाह आलम कैंप में रूहें ही आ सकती हैं, मृतक ही वार्तालाप कर सकते हैं। यही कुछ शब्द हैं जो इन कहानियों से पहले कहना चाहता था। तो ये थे असगर वजाहत जी के लिखे गए शब्द भूमिका के रूप में। अगले वीडियोस में हम इनकी कहानियों का पाठ करेंगे और समय मिला तो चर्चा भी करेंगे। अभी मुझे आज्ञा दें। आभार, नमस्कार।